हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कोस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। मैं पूजा आज आपके लिए पॉलिटी की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें हम आज पार्ट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से भाग संविधान में दिए गए हैं, मूल संविधान में कौन कौन से भाग थे और बाद में कौन से भाग जोड़े गए हैं। उससे पहले जो हमारी पहले की क्लास हुई थी उसका मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको पहले क्या क्या बताया था, जिसमें हमने अनुसूचियाँ पढ़ी थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां दी गई थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां दी गई थी। बाद में चार अनुसूचियां और जोड़ी गई और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्रों के नाम व सीमाएं दी हुई है। दूसरी अनुसूची में संचित निधि पर भारित वेतन बताए गए हैं, केंद्र के और राज्य के, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के नीचे जो भी मंत्री आएंगे उनके सभी के वेतन और भत्ते किस तरह दिए जाएंगे। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया गया है, वही केंद्र और राज्य में बंटवारा है। केंद्र की शपथ का प्रारूप अलग होगा, राज्यों का अलग से प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची में शपथ तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप हो गई। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में 250 सीटें दी गई है, वर्तमान में 245 सीटें हैं। जनसंख्या के अनुसार राज्यसभा में राज्य सीटों का बंटवारा किया जाता है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण कानून के बारे में बताया गया है। पांच अनुसूचित एरिया जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और जिनमें राज्यपाल कानून बनाते हैं, राज्य द्वारा विधि निर्माण किया जाता है। छठी अनुसूची में वही अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, लेकिन उसमें ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम इसके बारे में बताया गया है। जहाँ पर गवर्नर कानून नहीं बनाता, वहाँ स्वायत्त सेवाएं कार्य करती है, जो उनके जनजातीय क्षेत्रों में से ही चुनी जाती है। सातवीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा किया गया है, जिसमें केंद्र में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची आती है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं दी गई है, जिसमें 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन करके बाद में 8 भाषाएं और जोड़ी गई। पहले 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाएं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। वर्तमान में 22 भाषाएं जिन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। ये हो गई हमारी 8वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, जिसके अंदर अधिनियमों को न्यायिक पुनरावलोकन से स्वतंत्रता या संरक्षण प्राप्त किया गया है। स्वतंत्रता संरक्षण प्राप्त वो होता है कि जिसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा, अगर उसे 10th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। किसी भी अधिनियम को अगर 10th शेड्यूल में डाल दिया, सॉरी 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है, तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाता। एक केस हुआ था, केशवानंद भारती केस। उसके बाद में 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो भी अधिनियम 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे, 1973 के बाद में उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था। 10th शेड्यूल में दल बदल कानून दिया गया है। अगर 2/3 सदस्य एक साथ किसी पार्टी में जाना चाहते हैं या अपना दल बदलना चाहते हैं, तो उसे दल बदल कानून के अंतर्गत दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह अपना दल बदल सकता है। लेकिन अकेला कोई व्यक्ति अपना दल बदल नहीं सकता है। यह 10th शेड्यूल में दल बदल कानून बताया गया है। 11th शेड्यूल में पंचायती राज व्यवस्थाओं को जोड़ा गया है। 11th शेड्यूल, जिसमें 29 विषय शामिल करे गए हैं। इसमें पंचायती राज व्यवस्था आएगी। 12वीं शेड्यूल, जिसमें शहरी निकायों के बारे में बताया गया है।
और इसमें 18 विषय जोड़े गए हैं। ये तो हमारी अनुसूचियां हो गई। इसे हमने 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा था और इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, 11वीं और 12वीं अनुसूची को। यह मैंने आपको पिछली क्लास में अनुसूचियां पढ़ाई थी। आज से हम स्टार्ट करेंगे संविधान के भाग कौन कौन से होते हैं और संविधान के कितने भाग हैं। मूल रूप से जो संविधान था उसमें 22 भाग दिए गए थे, 22 भाग थे मूल संविधान में, और आज 25 भाग हो गए हैं, अलग 3 और भाग जोड़े गए हैं। तो आज एक मोटा मोटा सा हम लेकर सिर्फ इतना सा देखेंगे कि कौन से भाग में क्या क्या शामिल किया गया है। इनको डिटेल वाइज हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज भाग फर्स्ट में संघ व उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल फर्स्ट से फोर्थ तक पहले से चौथे तक बताया गया है। इसके अंदर अगर कोई भी नया राज्य शामिल किया जाएगा या फिर उसकी सीमाएं बढ़ाई जाएगी किसी राज्य की, तो वह भाग फर्स्ट में आएगा। भाग सेकंड में नागरिकता, नागरिकता के अंदर 5 से 11 आर्टिकल के अंदर दिया गया है, जिसमें 7 आर्टिकल आते हैं। नागरिकता को नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा हमें नागरिकता दी जाती है। नागरिकता अधिनियम 1955, इसके द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त कराई जाती है। नागरिकता देखिए, हमारे भारत में एकल नागरिकता है और अमेरिका और स्विट्जरलैंड में नागरिकता एकल ना होकर 2 स्तरों पर दी जाती है, जिसमें केंद्र और राज्य स्तर आते हैं। भारत में एकल नागरिकता दी जाती है और अमेरिका और स्विट्जरलैंड में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर नागरिकता लोगों की 2 नागरिकता प्राप्त होती है। अमेरिका में हमारा भारत राज्य संघ शासित प्रदेश है और अमेरिका में जो राज्य होते हैं वह केंद्र का निर्माण नहीं करते, और हमारे भारत में भारत को क्या कहा गया है? भारत जो इंडिया जो कि भारत कहा जाएगा, और इससे जो राज्यों का निर्माण होगा, राज्य इंडिया का निर्माण नहीं करेंगे, बल्कि इंडिया से ही राज्यों का अस्तित्व माना जाएगा। इसमें राज्यों का, अमेरिका में राज्यों का अस्तित्व अलग होता है, अपना अपना अलग अस्तित्व होता है, इसीलिए अलग से नागरिकता दी जाती है लोगों को। भारत में 3 तरीके की नागरिकता, या आप कह सकते हैं कि 3 तरीके के लोगों को नागरिक बताया गया है, जिसमें एनआरआई आते हैं, अप्रवासी भारतीय, जिसे अप्रवासी भारतीय कहा जाता है, एक पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति। ये कौन होंगे? भारतीय मूल के व्यक्ति। एक होते हैं जिसे 2015 में ही चालू किया गया है, इसे ओसीआई कार्ड धारक कहा जाता है। ओसीआई कार्ड धारक जिसे कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। पीआईओ होंगे आपके पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये एनआरआई अप्रवासी भारतीय जो भारत छोड़कर बाहर रहने चले जाते हैं, उसे एनआरआई कहा जाता है।
तो 3 तरीके की नागरिकता प्रदान की जाती है नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा। इसे हम बाद में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। भाग 3 में हमें मूल अधिकार दिए गए हैं जो आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं। मूल अधिकार भारत में रहने वाले व्यक्ति को कि वह कहाँ जा सकता है, किस किस क्षेत्र में उसे कौन कौन से स्वतंत्रता दी गई है। मूल अधिकारों में समता, स्वतंत्रता, शोषण, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना, शोषण, धार्मिकता, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, ऐसे करके 6 आपको, एक सेकंड वेट कीजिएगा। समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध नियोजन और शिक्षा व धार्मिक शिक्षा, शिक्षा में ही धार्मिक शिक्षा भी ऐड करी जाएगी। शोषण के विरुद्ध नियोजन, धार्मिक धर्म का प्रचार प्रसार करना, शिक्षा और संस्कृति के बारे में। 4 5 एक आता है संपत्ति। ये वाला अधिकार जो मूल अधिकार था आर्टिकल 21 में बताया गया था, इसे अब यहाँ से मूल अधिकार से हटा दिया गया है और अब आर्टिकल 301 में इसे जगह दी गई है। 301 में इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, एक होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान में जो उपचार लिखे गए हैं उनका अधिकार। ये हमें 6 तरीके के मूल अधिकार बताए गए हैं जो हम आर्टिकल 12 से 35 में पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के ये आर्टिकल 36 से 51 में दिए गए हैं। इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, लेकिन एक मोटा मोटा सा नॉलेज आप ये लेकर चलिए कि राज्य इनके बारे में कानून बनाएगा। जो भी नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके बारे में राज्य सरकार कानून बनाती है, विधि बनाती है और उन्हें लागू करने का कार्य भी राज्य सरकार का होता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं जो आर्टिकल 51A में रखे गए हैं। हमारे 11 तरीके के ये 11 मूल कर्तव्य हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इसे भाग 4A में शामिल किया गया है या जगह दी गई है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। भाग 5 में हम संघ के बारे में पढ़ेंगे और ये आर्टिकल 52 से 151 में दिया गया है, जिसके अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो मंत्री होते हैं वो हमारी संसद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आती है, किस तरह उनकी सीटों का बंटवारा किया गया है, उनके शपथ का प्रारूप क्या होगा, उनको वेतन भत्ते क्या दिए जाएंगे, वो क्या क्या नियम बना सकते हैं, किस तरह नियम बनाए जाते हैं। जो भी संघ में शामिल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ये सभी संघ में ये सब आएंगे कि क्या क्या इनको नियम कानून और क्या शक्तियां प्राप्त, संघ को क्या क्या शक्तियां प्राप्त है। ऐसे ही राज्य के बारे में आर्टिकल
152 से 237 तक दिया गया है और इसे भाग 6 में शामिल किया गया है। वही राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री जी के बारे में, ये सब हमें राज्य के बारे में, राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उनके बारे में, जो हाई कोर्ट वगैरह में, हाई कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह, ये सभी इसमें राज्य में शामिल किए गए हैं। भाग 7 को किसी कारणवश हटा दिया गया है। भाग 7 को निरसित, हमारे संविधान में ये वर्ड यूज किया जाता है, निरसित, इसे हटा दिया गया है भाग 7 को। भाग 8 में यूनियन टेरिटरीज, जिसमें आर्टिकल 239 से 244 शामिल किया गया है। यूनियन टेरिटरीज आज 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में केंद्र नियम कानून बनाते हैं, उनमें केंद्र की ही सरकार चलती है, तो उसके बारे में आपको नियम कानून बताए गए हैं। किस किस को कहाँ कहाँ कितनी सीटें अलॉट करी गई है राज्यसभा में और लोकसभा में, ये सब इसके बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में भाग 8 में दिया गया है। भाग 9 जिसमें पंचायती राज के जो 29 विषय थे उनके बारे में बताया जाएगा, और इसे आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक जोड़ा गया है। जैसे ABCDEFGH ऐसे करके ओ तक जाती है ये सीरीज, पंचायती राज के विषय जो 29 विषय थे, और इसे पंचायती राज को 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। नगरीय निकाय जिसमें 18 विषय शामिल करे गए थे, और इसे अठारह विषय शामिल करे गए और उसे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा शहरी निकायों को जोड़ा गया, जिसे भाग ए में जगह दी गई है। भाग 9 में जिसमें सहकारिता आती है, सहकारिता जो शहरी स्तरों पर, या फिर आप देख सकते हैं कई अलग अलग तरह की संस्थाएं होती है जो जिनका निर्माण किया जाता है, उन्हें आर्टिकल 243 ZH से ZT तक मान्यता दी गई है, और इनके विषय इसमें बताए गए हैं। इनके कार्य करने का तरीका, किस किस स्तर तक क्या क्या कार्य किए जाएंगे, ये सभी बातें हम भाग 9B में आर्टिकल 243 ZH से 243 ZT तक पढ़ेंगे। भाग 10 में अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, जिसमें 244 और 244A शामिल किया गया है। 244 जो मैंने आपको पहले बताया था, इसमें जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्र वो आते हैं जिसमें गवर्नर कानून बनाता है, और इसमें स्वायत्त परिषदें कानून बनाती है, जिसमें असम, त्रिपुरा और मेघालय, मिजोरम आते हैं। इसमें स्वायत्त संस्थाएं कानून बनाती है। इसे भाग 10 में रखा गया है। भाग 11 में संघ व राज्यों के मध्य विधायी व प्रशासनिक संबंध बताए गए हैं। संघ व राज्यों के मध्य जो प्रशासनिक संबंध होंगे वो आर्टिकल 245 से 263 तक शामिल करे गए हैं। विधायी संबंध वो होते हैं कि विधि के द्वारा जो संबंध बनाए गए हैं, कौन कौन से कानून राज्यों में लागू किए जाएंगे संघ के द्वारा, या फिर संघ और राज्य ऐसे कार्य करेंगे जिसमें विधायी और प्रशासनिक दोनों तरह के कार्यों का सम्मेलन हो, या फिर उनमें ऊंच नीच का कोई भाव ना आए। भाग 12 में संघ व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध, कौन कौन से कर होते हैं, जो अलग अलग तरीके के टैक्स लगाए जाते हैं, कर लगाए जाते हैं, वो कौन से संघ को दिए जाएंगे और कौन से राज्यों को दिए जाएंगे, इसे भाग 12 में शामिल किया गया है, और इसे हम आर्टिकल 264 से 300A तक पढ़ेंगे। ये 300A जो संपत्ति का अधिकार था, इसे भाग
पारा में शामिल कर लिया गया है। जिसे मूल अधिकार में से हटाकर 300A में शामिल किया गया संपत्ति का अधिकार, उसे हम भाग 12 में वित्तीय संबंधों के अंतर्गत पढ़ेंगे। भाग 13 राज्यों के मध्य व्यापार। दो राज्य या दो से अधिक राज्य जो भी होंगे उनके बीच में कैसे व्यापार वाणिज्य किया जाएगा, ये सभी भाग 13 में दिया गया है और इसे आर्टिकल 301 से 307 तक जगह दी गई है। व्यापार संबंध होता है कि कौन सी चीजें इंपोर्ट करी जाएगी, कौन सी एक्सपोर्ट करी जाएगी, ये सब भाग 13 में शामिल है। भाग 14 जिसमें केंद्र व राज्यों के अधीन सेवाएं, जिसमें IAS RAS ये सभी शामिल किए जाते हैं, इसे 308 से 323 में आर्टिकल में शामिल किया गया है। भाग 14 जिसमें न्यायाधिकरण आते हैं, न्यायाधिकरण 323A 323B। निर्वाचन जिसमें चुनाव आयोग का कार्य किया जाता है, निर्वाचन आता है भाग 15 में आर्टिकल 234 से लेकर 329। ये आर्टिकल हमने मूल संविधान में देखा था जब हमारा संविधान ओनली 15 जो अधिनियम पारित हुए थे, उसमें एक अधिनियम ये भी था 324, जिसे 26 नवंबर को ही पारित कर दिया गया था। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। आज आप देखते होंगे SC ST के लिए काफी आरक्षण के लिए अलग अलग मुद्दे उठते ही रहते हैं। कभी कौन आवाज उठा रहा है, कभी कौन अपने मूल्यों के लिए आवाज उठाता है, नैतिक मूल्यों के लिए। तो वो जो विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं SC और ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, वो आर्टिकल 330 से लेकर 342 में शामिल किए गए हैं। आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से नैतिक प्रावधान है या विशेष प्रावधान है जो इन लोगों को दिए गए हैं। ये विशेष प्रावधान मुख्यमंत्री राष्ट्रपति जी द्वारा इनको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से हैं। भाग 17 जिसमें राजभाषा शामिल करी गई है, 343 से लेकर 351 351 तक राजभाषाएं, जो मैंने आपको अनुसूची 8 में बताई थी कि राजभाषाएं कितनी थी। पहले 14 भाषाएं थी और बाद में 8 भाषाएं 3 संविधान संशोधन करके जोड़ी गई है, और अब वर्तमान में 22 भाषाएं जिनको संरक्षण दिया जा रहा है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी भाषाएं हैं 343 351 में। आपातकाल। आपातकाल के दौरान कौन कौन से मूल अधिकार निरस्त हो जाते हैं, कौन कौन से मूल अधिकार व्यक्ति को मिलते रहते हैं या फिर लागू रहते हैं। 352 से एक होता है 352, एक 356, 360। 352 में आपातकाल की बात करी गई है, 356 में स्थानीय स्वशासन भंग हो जाता है उसकी बात करी गई है, और 360 में वित्तीय आपातकाल की बात लिखी गई है। इन दोनों में आर्टिकल्स में आपातकाल शब्द का यूज नहीं हुआ है, सिर्फ 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा करी गई है। इसे हम आगे देखेंगे 352 से 360 आर्टिकल तक। भाग 19 में प्रकीर्ण दिए गए हैं 361 से 367। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो हमारे संसद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जाती है, वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में चालू कर सकते हैं हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और किस तरह विशेष बहुमत या साधारण बहुमत से किया जाता है।
ये सभी आर्टिकल 368 में शामिल करे गए हैं। अस्थायी प्रावधान जिन्हें 369 से लेकर 392 में हम पढ़ेंगे। संक्षिप्त नाम व हिंदी अनुवाद। कई कई चीज़ों के संक्षिप्त नाम दिए गए हैं और हिंदी में अनुवाद किया गया है। जो हमारा मूल संविधान था वो इंग्लिश में बना था और उनका हिंदी जो ट्रांसलेट हुआ है वो आर्टिकल 393 से 395 तक दिया गया है। समझ में आया होगा आपको। जो ये 22 भाग है, किस किस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे। आज हम भाग पहला देखेंगे कि भाग पहले में जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बात करी गई है उसमें क्या क्या दिया गया है। भाग 1 में आर्टिकल फर्स्ट में संघ व उसका राज्य क्षेत्र। एक राज्य भारत संघ होगा और उसका जो राज्य क्षेत्र है भारत संघ होगा, उसका राज्य क्षेत्र अपने 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है। आर्टिकल फर्स्ट में बताया गया है इंडिया दैट इज अ भारत, दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। ये इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं है कि इंग्लिश में भारत बोल दी, इंग्लिश में इंडिया बोल दिया, हिंदी में भारत। आर्टिकल फर्स्ट में लिखा गया है इंडिया जो कि भारत है। भारत राज्यों का एक संघ होगा। सभी राज्य मिलकर भारत संघ का निर्माण करेंगे। राज्यों से भारत का अस्तित्व नहीं है बल्कि भारत से राज्यों का अस्तित्व माना गया है। संविधान में सभी जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यूनियन शब्द का मतलब होगा संघ। संविधान में सभी जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। कहीं पर भी फेडरल, फेडरल शब्द का भी संघवाद, संघवाद शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। बल्कि में उल्लेख तो नहीं किया गया लेकिन कहा यही जाता है कि भारत शांति काल में फेडरल है और अगर कोई प्रॉब्लम आती है या किसी कारणवश भारत में कोई दिक्कत आ जाती है या बाहरी कोई, अभी आपने देखा था कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से एक युद्ध छेड़ दिया गया था। तो इस प्रकार की कोई अगर दिक्कत आती है बाहर वाले देश की वजह से तो हम एक यूनियन की तरह कार्य करते हैं और शांति काल में हम फेडरल की तरह रहते हैं। इसे एक अलग तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि फेडरल और संघवाद क्या क्या होता है। उससे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बताया था कि भारत शांति काल में फेडरल है जबकि आपातकाल में यूनियन बन जाता है। फेडरल में राज्यों को शक्तियां अलग अलग प्राप्त होती है, केंद्र और राज्यों को अलग अलग शक्तियां प्राप्त होती है। जो विधायी शक्तियां होती है या फिर क्षेत्रीय जो असमानताएं होती है उनके हिसाब से जो शक्तियां उनको राज्यों को दी जाती है, राज्यों को जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो फेडरल के अंतर्गत किया गया है कि फेडरल शब्द बना रहे, उसका अस्तित्व बना रहे। ये शब्द शांतिकाल में प्रयोग होगा और जो इसके अंतर्गत जो विषय दिए गए हैं या फिर आप कह सकते हैं कि राज्यों को इनकी शक्तियां दी गई है वो फेडरल शब्द का उल्लेख करती है। और यूनियन शब्द में इसमें सभी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती है, राज्यों के पास अलग से कोई शक्तियां नहीं होती और इस समय हमारा देश यूनियन बन जाता है। उनका मानना था कि हमने जानबूझकर फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं किया ताकि लोग अमेरिका की भांति फेडरल ना समझे। अमेरिका को फेडरल कहा गया है जिसमें राज्यों ने देश का निर्माण किया है। हमारे भारत में जो 28 राज्य और
8 संघ शासित प्रदेश है, उन्होंने भारत का निर्माण नहीं किया, बल्कि भारत ने राज्य बनाए हैं। हमारी संसद को आज इतनी शक्ति है कि वह किसी राज्य को का नाम हटा भी सकती है और किसी राज्य का नाम जोड़ भी सकती है। तो भारत, राज्यों ने भारत को नहीं बनाया, बल्कि भारत ने राज्यों को बनाया है। भारत सदियों से एक राष्ट्र है तथा देश ने राज्यों का निर्माण किया है, देश ने राज्यों को बनाया है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में, हमारे भारत में सिर्फ एकल नागरिकता चलती है, वो इसी हिसाब से चलती है कि हमारा एक राष्ट्र है जिसमें देश ने राज्यों का निर्माण किया है, अलग से नागरिकता भी नहीं दी गई है। और अमेरिका में राज्यों की अलग नागरिकता होती है और केंद्र की अलग नागरिकता होती है, इसीलिए उसे फेडरल कहा गया है अमेरिका को। ये वाली लाइन आप अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का मतलब किसी भी राज्य को हटा सकते हैं या मिटा सकते हैं। यह भारत शासन के अधीन ही होगा। भारत में इतनी शक्ति है कि वह किसी राज्य को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, जबकि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी परिसंघ है। अगर किसी राज्य, ना तो केंद्र राज्यों को हटा सकती है, ना राज्य किसी कानून को केंद्र पर अप्लाई कर सकता है। अपने यहाँ पर ऐसा नहीं है। अपने यहाँ राज्य के कानून तो राज्य में प्रभावी रहते ही हैं। अगर केंद्र चाहे तो वह राज्यों की शक्ति भी केंद्र के पास ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 3 क्षेत्र शामिल किए गए हैं, जिसमें सभी राज्य आते हैं। सभी राज्य जो 28 राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और अन्य अधिग्रहित क्षेत्र। अन्य अधिग्रहित क्षेत्रों में वो क्षेत्र आते हैं जिसमें हम चाहे संसद चाहे तो कोई क्षेत्र, अपना क्षेत्राधिकार बढ़ा सकती है या किसी बाहर वाले देश से क्षेत्र ले सकती है। इसके लिए अलग से प्रावधान दिया गया है। या आप कह सकते हैं कि संसद में इसकी चर्चा करी जाती है। तो अन्य अधिग्रहित क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। भारत को एक अर्ध परिसंघीय ढांचा कहा जाता है। क्वासी फेडरल शब्द भारतीय संविधान के लिए यूज किया जाता है। क्वासी फेडरल का जो मैंने आपको बताया कि फेडरल में राज्य और केंद्र को शक्तियां प्राप्त होती है, तो ये क्वासी फेडरल इस हिसाब से हुआ कि अर्ध परिसंघीय, आधा परिसंघ यानी आधी शक्तियां संघ के पास है और आधी शक्तियां राज्यों के पास होती है। यूनियन में सिर्फ शक्तियां केंद्र के पास ही सीमित रह जाती है। आर्टिकल 2 में संसद को यह अधिकार देता है कि वह जो भी उचित शर्तें हो उनके आधार पर किसी नए राज्य की स्थापना कर सकती है, उसे भारत में मिला सकती है। यह अनुच्छेद इंडियन यूनियन टेरिटरी के बाहर के क्षेत्रों के लिए है। आर्टिकल 2 में बताया गया है कि हमारी संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं को फैला सकती है या फिर छोटी कर सकती है, या किसी राज्य का नाम बदल सकती है, किसी नए राज्य की स्थापना कर सकती है। यह आर्टिकल 2 में बताया गया है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल हम आर्टिकल 3 और 4 के बारे में आगे पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा और पीछे की क्लासेस भी अच्छे से नोट कीजिएगा, नोट डाउन करते रहिए। और आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर हमारी पीपीटी और पीडीएफ डाउनलोड करके इनको अच्छे से तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम कभी भी कोई सी भी लग सकती है। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।